चलिए, सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल्चर कल हमने शुरू किया था और कल के लेक्चर से ही आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंडियन कल्चर में आप चले जाएंगे तो 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि कायथा हम कई बार बताते हैं और कायथा उज्जैन है, वराहमिहिर की भूमि है और उज्जैन के पास में ही कायथा है, तो वो उसका आंसर आपको साफ साफ वहाँ मिलेगा। तो बाकी सब तो दूर दूर है, वो उत्खनन स्थल जितने भी एक्सकेवेशन पोजीशन जो दी हुई है वो उज्जैन के पास में एकमात्र है कायथा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कल्चर से जुड़े हुए, कल्चर के बहुत क्वेश्चन हैं। कल्चर कल ही हमने शुरू किया, तो कल्चर को डीप में पढ़ना चाहिए है ना। कल के सिंपल लेक्चर से 45 मिनट का लेक्चर है कल का, उसमें से 3 क्वेश्चन है। हमारे पास 725 लेक्चर है, ठीक है। बायो वाले लेक्चर में जाओगे तो मेमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सर्वाइकल वर्टिब्रे निकल आएगा, क्योंकि वो मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। वो सारे क्वेश्चन तो आप जा करके देखिए, तो MPPSC, UPPCS, BPSC, झारखंड PSC, छत्तीसगढ़ PSC, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RS वाला एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बेसिक क्वेश्चंस यही रहने हैं। केवल रीजनल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो केवल क्षेत्रीय प्रश्न हैं, मध्य प्रदेश में MPPSC में मध्य प्रदेश का पूछेगा, राजस्थान वाला थोड़ा सा राजस्थान का, और ये वेरी करता है, कहीं 10% होता है, कहीं 30% होता है, कहीं 40% हो जाता है, और किसी किसी साल होता है, ऐसा भी नहीं हमेशा 40% है। तो कौन अपने स्टेट के क्वेश्चन कितने पूछेगा ये कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। 10% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, बाकी 60% की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और वो आप लोग उसको करते जाइए तो आपकी तैयारी हो जाएगी, अलग से कोई तैयारी नहीं है। सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, सभी मिलते हैं। तो हम लोग सैटरडे को आर्ट एंड कल्चर किया करेंगे और संडे को एथिक्स किया करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में 2 पार्ट में बांटना थोड़ा सा ब्रेक होगा। तो आज हम एथिक्स शुरू करें। तो मेंस की तैयारी में सिलेबस में आप देखें तो सब जगह का जो मेंस का सिलेबस है वहाँ पर पहला टॉपिक फर्स्ट पेपर का कल्चर है, तो वो हमने कल शुरू किया। तो हर सैटरडे को हम कल्चर रखेंगे, संडे को एथिक्स रखेंगे। तो आप 2 तरह का सिलेबस एथिक्स 4th पेपर है, UPSC का भी और MPPSC का भी। तो स्टेट PSC में भी जो एथिक्स का पेपर है वो 4th पेपर है, UPSC में भी 4th पेपर है। तो हम एक तरफ फर्स्ट पेपर चला रहे हैं, एक तरफ 4th पेपर चला रहे हैं। तो मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं आपका। प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉमन सिलेबस है वो हम साल भर करा रखा है, उसको जाके आप पहले से सुन सकते हैं। यूट्यूब पे लेक्चर सुनने का तरीका है, पीछे की तरफ आप जाइए, और टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी है, लेकिन प्लेलिस्ट हमने लंबी लंबी बना दी है, इसलिए आप अपने हिसाब से डेट वाइज या टॉपिक वाइज लेक्चर निकाल करके सुनते जाइए, पीछे की तरफ सुनते जाइए। रिपीट हो रहे हैं पुराने लेक्चर, आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा लगेंगे, और अभी के जो रिसेंट वाले जो हमने फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ाया। पहले फैक्चुअल नहीं पढ़ाते थे, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ाते थे, अब हमने फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ाया। फैक्ट्स भी बताए हैं, क्योंकि कई लोग फैक्ट्स के चक्कर में आते थे, बोलते थे कि आपके यहाँ फैक्ट्स नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आप, और ये हमारे समझ में नहीं आता, जबकि समझने वाली बात तो वही है, कॉन्सेप्ट्स ही हैं। लेकिन खैर अब तो संतुलित हो गया है। अब आपने पुराने जितने भी लेक्चर हैं 750 के आसपास, 725 के आसपास, उन सब लेक्चर्स में नए लेक्चर्स जो हैं वो फैक्चुअल ज़्यादा हैं, पुराने कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हैं। और करंट अफेयर्स भी हमने जोड़ दिया, अधिकांश करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया। एथिक्स पहले अलग से नहीं था, हमारी बातों में से ही आपको एथिक्स का पेपर निकालना पड़ता, अब हमने एथिक्स का टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया है, पूरा सिलेबस कराया। तो एथिक्स का सिलेबस देखेंगे तो आप देखते होंगे एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स में पढ़ते हैं ना, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये टॉप पेपर का नाम है, ठीक है। तो नैतिकता, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आपको बताया भी था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है।
एटीट्यूड तो हम लोग सामान्यतः बोलते हैं कि बड़े एटीट्यूड में रहता है आदमी, स्वभावगत जो लक्षण होते हैं वो एक तरह का एटीट्यूड है ना। आदतें, स्वभाव, जो व्यक्ति का एटीट्यूड होता है उसको एटीट्यूड कहते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड है उस टॉपिक के से उस जिस नौकरी को करने जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई सारी योग्यताएं, उससे जुड़ी हुई सामान्य योग्यताएं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे इस तरह की चीज़ हो, उसको बोलते हैं हम लोग एप्टीट्यूड, कौशल, स्किल्स। ठीक है ना, स्पेशल स्किल्स और पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो एप्टीट्यूड, ये तो मैंने टॉपिक का परिचय दे दिया है, हमने एक तरह से पेपर का परिचय दे दिया है। तो पहला जो एथिक्स वाला पार्ट है और ये जो पूरा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले थीमेटिक क्वेश्चंस हैं, थीमेटिक क्वेश्चंस। ये जो थीमेटिक क्वेश्चंस हैं ये 100 मार्क्स के हैं, थीमेटिक क्वेश्चंस। थीमेटिक क्वेश्चंस में लगभग डेफिनेशंस हैं, अधिकांश डेफिनेशंस हैं और उनके बारे में बात की जाएगी। अच्छा, जैसे इंटीग्रिटी क्या है, कॉन्शियंस क्या है, कॉन्शियस क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे इन सब में, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं। तो इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हिस्सा जो है ये 100 मार्क्स का है। 250 मार्क्स में से 100 मार्क्स जो है इस हिस्से से पूछा जाता है, थीमेटिक क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 250 में से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कोई न कोई एक कोटेशन दिया रहता है थिंकर का और उस कोटेशन को आपको फिर एक्सप्लेन करना है, उसका पल्लवन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो अभी कैसे लिखना है वो हम बताएंगे आपको। ये 30 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स का लास्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं केस स्टडी, केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस 120 मार्क्स का होता है। ऐसा करके 250 मार्क्स का पेपर होता है। 4th पेपर है मेंस का, जिसका आप नोट्स बनाएंगे। बुक लेना है तो हमारा नोट्स ले सकते हैं या फिर सुब्बाराव, डी सुब्बाराव, और भी मार्केट में अब तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हम जिस आधार पे आपको समझा रहे हैं वैसे आप पढ़ाई कीजिए। यूपीएससी में 150 मार्क्स सबसे बेस्ट मार्क्स माने जाते हैं। मेरा मानना है 175 भी कोई ला सकता है, बाकी लोग सामान्यतः 100 टच करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 150 सबसे अच्छे मार्क्स। 140, 150 थोड़ा हम सोचते नहीं, सोचेंगे तो फिर आएगा भी सही, उसकी तैयारी भी करेंगे, उस लेवल पे तैयारी करेंगे। अब जब आप सोचते हैं कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो उस हिसाब से आप टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। तो हम तैयारी उसी हिसाब से करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग पेट्रोल कम लगाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो मार्क्स के हिसाब से, हम कितने मार्क्स लाना चाहते हैं उतने एफर्ट हम लोग करेंगे। तो हमको बड़ा टारगेट रखना चाहिए, 150 तो होना ही चाहिए। कोशिश करें 175 जाएं, लेकिन असंभव सा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, आ सकते हैं और इसी में आ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट आसानी से ला सकते हैं क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये जो पेपर है ये एग्जाम्पल्स मांगता है। डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हो सकता है, आपका खुद का पर्सनल एग्जाम्पल हो सकता है, न्यूज़पेपर में जो इवेंट घटनाएं होती हैं वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप किसी अपने पड़ोसी को या किसी ऑफिसर को जानते हैं, वो जिस तरह से काम करते हैं वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। आपने कोई घटना देखी कि किसी नेता ने जो है वो
जनता की मदद नहीं की या जनता की बहुत ज़्यादा मदद की, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना, कई नेता ऐसे होते हैं, सांसद, बाढ़ में भी पानी में उतर करके लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, डरते नहीं हैं, भीगने से नहीं डरते, जानवरों से नहीं डरते, मदद करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में लिखा जा सकता है। नाम नहीं लिखना होता है उनका, लेकिन लिख सकते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं लिखना होता, थोड़ा सा आपको अपनी पहचान छुपानी होती है, नहीं तो पेनाल्टी मार्क्स होते हैं। तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में आप लिख सकते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना है, एकदम अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, अपने मोहल्ले का नाम, अपनी कास्ट का नाम, अपना जेंडर, ये सब डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा करके उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो मैं जितने एग्जाम्पल्स हमारे पुराने लेक्चर्स में आप देखेंगे, ढेरों एग्जाम्पल है, हर तरह की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई न कोई एग्जाम्पल है। तो आप वो उन एग्जाम्पल्स को इस पेपर में खूब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को फिर वो याद नहीं आते, बल्कि कई बार लिखा ही रहता है, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल दीजिए, उसमें नाम ही यही रहता है। आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि थीमेटिक क्वेश्चंस हैं, कोटेशंस हैं, केस स्टडीज़ हैं। तो केस स्टडी अपने आप में एक घटना है, एक एग्जाम्पल है। केस स्टडी में वो एग्जाम्पल देते हैं, फिर हमको उसके बारे में लिखना होता है। लेकिन पूरी एमपीपीएससी में उल्टा है, हमको ही केस स्टडी लिखने के लिए कहा जाता है। यूपीएससी में वो घटना दे देते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो शुरुआत जब हुई थी एथिक्स के पेपर में, तो पूरी घटना ही हमसे लिखवाई जाती थी कि सिचुएशन दे दी ऐसी, अब इसकी घटना लिखो, खुद ही लिख के बताओ। तो ये तरह बदलाव आता रहता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि इसकी सेपरेट तैयारी होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड ना हो, सेपरेट हो। थीमेटिक क्वेश्चंस अलग से तैयार करो, कोटेशंस अलग से तैयार करो, केस स्टडी अलग से तैयार करो। तो मेरा मानना है कि इन सबको मिला करके हमको पढ़ना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना चाहिए। और हमेशा किसी थिंकर या कोटेशन से किसी टॉपिक की शुरुआत करिए। सत्यनिष्ठा हुआ, डिवोशन है, कॉन्शियस है, कॉन्शियंस है, कोई सा भी टॉपिक है। ईमानदारी की बात जब हम लोग कर लें, सत्यनिष्ठा की बात कर लें, है ना, नियमितता की बात कर लें, समय की पाबंदी की बात कर लें कि हम लोग नियम से ऑफिस जाएंगे, सही समय पे जाएंगे, इम्पार्शलिटी की बात कर लें, हम भेदभाव नहीं करेंगे किसी में भी, सबको एक समान समझेंगे, है ना। तो ऐसी कोई सी भी एक एग्जाम्पल ले लें, उस एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ हम जो कोटेशन है वो पकड़ें। जैसे पिछली बार गुरु नानक जी का आया था, तो हमने जो शुरुआत की थी वो गुरु नानक जी से ही की थी, यहाँ पे भी की थी, कि गुरु नानक जी जिस प्रकार से संतोष को इम्पोर्टेंट बताते हैं, जिस प्रकार से वो बताते हैं कि ट्रूथफुल लाइफ होनी चाहिए, सत्य के साथ होनी चाहिए, संतोष वाली लाइफ होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अमृतसर और संतोख सर बनाए थे। अमृत सरोवर और संतोख सरोवर। संतोख सरोवर मतलब संतोष, लाइफ में संतोष होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी गुरु नानक जी की बातें थी, उसी से शुरू किया, उसी से फिर बाद में उसी से जुड़ी हुई थीमेटिक क्वेश्चंस कर लिए, और थीमेटिक क्वेश्चंस में ही एक केस स्टडी भी डाल दी कि एक अधिकारी जो थे वो बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे और उनमें लालच नहीं था, ठीक है, और वो सत्य का प्रयोग ज़िंदगी में करते थे। या गांधी का एग्जाम्पल आया तो उसमें सत्य के प्रयोग आ गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक ही साथ तैयारी हो सकती है और एक ही साथ तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग से आप कोटेशंस की कोई किताब खरीद के लाए और कोटेशंस पढ़ रहे हैं, अलग से चिंतक पढ़ रहे हैं, थिंकर्स पढ़ रहे हैं, अलग से ही थीमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से फिर केस स्टडी लिखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उसी थीम पे कोटेशन, उसी थीम का थिंकर, उसी थीम का केस स्टडी, सब एक साथ। तो हम यही चीज़ें करेंगे। उससे पहले हम टॉपिक्स को शुरू करेंगे
तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है, अब मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं वैसे आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो होगा वो होगा एथिक्स। अच्छा, सीक्वेंस ऐसे लिखिए, वैल्यू, एटीट्यूड, मोरल और एथिक्स, VAME, वेम, वैल्यू, एटीट्यूड, मोरल और एथिक्स, ठीक है, इस तरह से लिखिए। तो ये जो चीज़ है जो मैंने आपको अभी लिखवाई, VAME, वैल्यू, एटीट्यूड, एथिक्स और मोरल और एथिक्स, इसको समझने के लिए हम तीन चीज़ें एक साथ तैयार करेंगे। वो है बिलीव, BELIEF, बिलीव, इमोशन एंड बिहेवियरल टेंडेंसी, व्यवहारजनक प्रवृत्ति, हमारी व्यावहारिक प्रवृत्ति। बिलीव मतलब विश्वास, बिलीव का मतलब विश्वास। दूसरे नंबर पे हमने लिखा इमोशंस, हमारी भावनाएं, और तीसरे नंबर पर एक्शंस हैं, बिहेवियरल टेंडेंसी, हम उसको व्यवहार में लाते हैं। तो ये निबंध का बहुत शानदार विषय हो सकता है, फिलोसॉफिकल निबंध आते हैं और मैंने इस पे कई बार मार्क्स लिए हैं, UPSC में, MPPSC में कई बार मार्क्स लिए हैं केवल इसी चीज़ पे। ये बहुत शानदार है। कैसे है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, अब वैल्यूज़ को तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़। स्कूल और कॉलेज में जो हमको सिखाया जाता है वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़, संस्थात्मक मूल्य होते हैं। फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, पारिवारिक मूल्य होते हैं, परिवार में जो बातें सिखाई जाती है। सोशलाइजेशन, अभी हम अगला टॉपिक इसके बाद सोशलाइजेशन भी लेंगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो VAME लिखा है हमने, उसके आगे हमने ये तीन चीज़ें लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये तैयार कैसे होती हैं, वैल्यूज़ आती कहाँ हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबे समय तक है, तो फिर वो ऐसे व्यवहार में आती है, ऐसे हमारे बिलीव बनती हैं। तो ये जो विश्वास है, अच्छा, कल हमने कल्चर शुरू किया था, तो कल्चर शुरू किया था तो मेरे पुराने लेक्चर आप कल्चर के जाके देखेंगे तो वहाँ मैं कई बार कल्चर की डेफिनेशन बताता हूँ। तो ये जो आज हम एथिक्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं 4th पेपर में, कल हमने फर्स्ट पेपर शुरू किया था मेंस का, ठीक है ना। आज हम एथिक्स 4th पेपर शुरू कर रहे हैं, तो सैटरडे वो रहेगा, संडे 4th पेपर रहेगा, सैटरडे फर्स्ट पेपर रहेगा। तो ऐसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ जो कल्चर की डेफिनेशन थी, टाइलर की डेफिनेशन, आप जाकर के विकिपीडिया में या गूगल पे कीजिएगा, E.B. टाइलर या टेलर भी लिखते हैं, TAYLOR, टाइलर, वो लिखते हैं कि कल्चर क्या होती है। तो कल्चर होती है ज्ञान, विश्वास, कला, बिलीव्स, नॉलेज, आर्ट, कस्टम्स, जो कुछ भी मानव समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एक्वायर्ड ह्यूमन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक्वायरिंग फ्रॉम सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज का सदस्य होने के नाते उसको जो चीजें मिलती हैं वो कल्चर है, ठीक है।
अकेले नहीं, अकेले अकेले अगर उसने कुछ हासिल किया है तो उसको नहीं मानेंगे। सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी अगर वो कुछ एक्वायर करता है तो वो कल्चर है, टाइलर बोलते हैं। यहां बिलीव है, हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स है, उन सब का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों का लॉ भी है, उसमें कस्टम्स भी हैं, रिचुअल्स भी हैं। फिर एक हर्स्कोविट्स हैं, हर्स्कोविट्स बोलते हैं कि मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कल्चर। इन्वायरमेंट जो हमारा है, ये पर्यावरण, इसमें जो कुछ भी इंसान के द्वारा बनाया गया है वो कल्चर है। इंसान ने जो कुछ बनाया है वो कल्चर है। जो भी मनुष्य ने बनाया है वो कल्चर है, जो भी समाज ने बनाया है वो कल्चर है। बाकी तो पेड़ पौधे कल्चर नहीं है, चिड़िया उड़ रही है, कबूतर उड़ रहा है, वो कल्चर नहीं है। हवा कल्चर नहीं है, आकाश कल्चर नहीं है, पानी कल्चर नहीं है। लेकिन पानी की टंकी कल्चर का पार्ट है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। बाहर बिजली की जो लाइन डली हुई है वो कल्चर है, सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो यहाँ सिविलाइजेशन और कल्चर को अलग अलग नहीं कर रहे हम, अभी उसको एक ही लेके चल रहे हैं, वो भी अलग होता है। तो उसमें एक शब्द जो आया है वही बिलीव हम एथिक्स में यहाँ लेके आते हैं। बिलीव, विश्वास। विश्वास कहाँ से आया? बिलीव पहली चीज है, बिलीव पहली चीज है, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस से आता है बिलीव। समाज किस में विश्वास करने लगता है? सत्य बोलने में विश्वास, सत्य के लिए विश्वास। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो विश्वास का आधार जो है वो नॉर्म्स हो सकती हैं। विश्वास का आधार क्या हो सकता है? विश्वास वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज से आ सकती हैं। विश्वास कहीं से भी तैयार हो सकता है। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो सामान्यतः यूनिवर्सल वाले, कौन से वाले? एंडेमिक नहीं, यूनिवर्सल वाले विश्वास। ठीक है। अहिंसा में विश्वास, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में विश्वास, सत्य में विश्वास, बिलीव्स, बिलीव, बिलीव करना कि हम इसमें बिलीव करते हैं। तो बिलीव करते हैं तो उसके आधार पर हमारे इमोशंस तैयार होते हैं। सेकंड चीज बताई थी हमने, इमोशंस। अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आपके इमोशंस भी उसी प्रकार के होने चाहिए। जैसे कोई शाकाहार में विश्वास करता है, वेजिटेरियनिज्म में, तो फिर उसके जो इमोशंस हैं वो किसके जैसे हैं? नॉन वायलेंस वाले हैं कि नहीं है? अहिंसा वाले हैं, क्योंकि वो शाकाहारी बनना चाहेगा। लेकिन क्या वो शाकाहारी बन जाता है? बिहेवियरल टेंडेंसी, एक्शंस, एक्शंस में लेके आना। करप्शन नहीं करना चाहिए, विश्वास है आपका। आपके इमोशंस भी हैं, चलो मान लिया, लेकिन क्या आप वाकई में करप्शन नहीं करते हैं? एक्शन में उसको लेके आते हैं कि नहीं? इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत में, निबंध के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी के हिसाब से, कि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन में हम पढ़ेंगे, जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तो एंशिएंट में उसमें हम पढ़ेंगे उसको। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ गुरुजी ने कोटेशन दिया है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम नारा भी लगाते हैं। और कई जगह वो यहाँ कोटेशंस में लिखा भी रहता है कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। जो जैसा सोचता है करता है और वैसा ही बन जाता है। तो सोचता है मतलब बिलीव। इसलिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, सच्चिंतन, सच्चिंतन यानी अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, मोरल थॉट्स, एथिकल थॉट्स। तो नैतिक चिंतन, हमारे यहाँ एक कोटेशन और है, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन, ये हमारी परिभाषा है कि हमारा जो डिग्निफाइड थॉट प्रोसेस हमारा होता है
लगातार 24 घंटे जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उनके लिए वो एक तरह की आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। उनको भी पब्लिक सर्वेंट ही बोलते थे गुरुजी, लोक सेवक कहते थे कि लोक सेवकों की आचार संहिता ये है कि उनका निरंतर चिंतन गरिमापूर्ण होना चाहिए, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार ये बोला जाता है। तो क्या होता है कि निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन है तो सद्विचार यदि होंगे, सच्चिंतन यदि होगा, सच्चिंतन होगा, अच्छा चिंतन होगा, अच्छा विचार होगा तो सद्व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा। और अच्छा व्यवहार होगा तो फाइनली जो एक्शंस हैं, बिहेवियरल टेंडेंसी, फास्ट इमोशंस कैसे होंगे? सद्व्यवहार वाले होंगे, गुड कंडक्ट। और जब गुड कंडक्ट होगा तो फिर गुड एक्शंस होंगी, बेस्ट एक्शंस होंगी, सत्कर्म। तो सच्चिंतन से सद्व्यवहार आता है, सद्व्यवहार से सत्कर्म आते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। इसी तरह से दुष्चिंतन है, दुष्ट चिंतन है, मन में चिंतन ही दुष्ट टाइप का है, क्राइम करने का चिंतन है, तो फिर दुर्व्यवहार होगा, उसके द्वारा जो है कंडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा और फिर उससे दुष्कर्म होगा, गलत काम होगा, जिससे फिर जेल जाना होगा। आ गया समझ? तो सच्चिंतन, सद्व्यवहार, सत्कर्म, ये त्रिवेणी कह सकते हैं। और इसीलिए जो गायत्री मंत्र है उसकी व्याख्या में यही आता है कि हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें, सत्कर्म की ओर ले चलें, सच्चिंतन की तरफ ले चलें, सद्बुद्धि की तरफ। गायत्री माता की प्रार्थना, कोई गायत्री माता की प्रार्थना जो है वो यही है जो मैं बता रहा हूँ। एथिक्स का पेपर यहीं से शुरू होता है। गायत्री वाला क्वेश्चन भी आ गया, आज तो एमपीपीएससी में देख लिया आपने, पेपर नहीं देखा हो तो देख लेना। कल ही तो बताया था मैंने, छांदोग्य उपनिषद में गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद भी बताया। 3-4 क्वेश्चन हो गए कल के लेक्चर से ही, 3-4 क्वेश्चन है, आप देखिए। तो वो गायत्री को कई लोग इस प्रकार की देवी मानते हैं कि वो मूर्ति चूंकि उसकी बना दी है मंदिर में। लेकिन जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब मैंने परम पूज्य गुरु जी से मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या आपने देखा है गायत्री को? तो गुरु जी ने कहा था नहीं, ये चित्र हमने बनवाया है, ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई देवी नहीं है कि जो ऐसे हंस पे बैठती फिरे हो, उड़ती फिरे हो और लोगों को वरदान बांटती फिरे। गायत्री एक सिद्धांत का नाम है, इसके अंदर नीचे हंस बनाया गया है, सफेद हंस। और हंस प्रज्ञा का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। हंस के बारे में कहा जाता है कि वो दूध और पानी का पानी कर देता है। दूध और पानी मिला के दोगे तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। इसका मतलब है कि वो अच्छी चीजों को ग्रहण करता है और अच्छी चीजों को ग्रहण करना उसको आता है। तो गायत्री जो है हंस पे बैठती है, इसका मतलब बुरी चीजों को जो छोड़ता है और केवल अच्छी चीजों को जो धारण करता है, उसके मस्तिष्क में गायत्री प्रवेश करती है। गायत्री का प्रवेश ऐसे लोगों के मस्तिष्क में होता है, गायत्री उनको सद्बुद्धि देती है जो हंस की तरह होते हैं, निर्मल होते हैं, सफेद होते हैं। तो अपने जिंदगी को जो गायत्री माता के वाहन की तरह बनाता है, गायत्री उस पर बैठ जाती है। और एक बार गायत्री बैठ गई तो फिर उसको अच्छे रास्ते पे वो चलाती है। अब आ गया समझ में गायत्री का मतलब। तो गायत्री जिंदगी जीने का नाम है, किस टाइप की जिंदगी जीना चाहिए उसको गायत्री कहा है गुरु जी ने। गाय का मतलब प्राण और त्र का मतलब त्राण, जो प्राणों का त्राण कर दे, जो प्राणों को ऊंचा उठा दे, व्यक्ति को प्राणवान बना दे, हिम्मत वाला बना दे, मजबूत बना दे, व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व हो जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसकी लाइफ हो जाए, परिणामदायक लाइफ हो जाए, जिसकी जिंदगी के कर्म से परिणाम मिलने लग जाए। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, नौकरी लगने पे हमको पुरस्कार मिले,
सरकार हमको पुरस्कार दे कि आप बेस्ट सिविल सर्वेंट हैं, ये चीज़ें होने लग जाए, इसका मतलब आपके अंदर गायत्री आ गई है। आ गया समझ? तो गायत्री का वरदान इस रूप में मिलता है। गायत्री ने अगर किसी को तथास्तु कह दिया है तो उसके चिंतन को ठीक कर दिया है, उसके कर्म को ठीक कर दिया है, उसके व्यवहार को ठीक कर दिया है। तो ये गायत्री का जीवन में प्रवेश है। अभी गायत्री जयंती गई थी तो उस दिन हम लोग इसी प्रकार की प्रार्थना, गायत्री साधना में भी हम लोगों को कोई भगवान का ध्यान नहीं करना है, हमको अपने आप को ठीक करने का ध्यान करना है कि अब कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई है कि कल की तारीख में हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हुई, कल ऐसी कौन सी बुराइयां थी, कल ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए। सुबह 1 घंटा अगर आप गायत्री जप करते हैं, मैं करता हूँ काफ़ी छोटी उम्र से, 5वीं 6ठी क्लास में था मैं तब से करता हूँ। 1 घंटा जब गायत्री जप निरंतर करता हूँ। उसमें हम किसी भगवान का ध्यान नहीं करते, हम सूर्य का ध्यान करते हैं और सूर्य का ध्यान इस रूप में करते हैं कि ये सूर्य की जो किरणें हैं ये हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे मन में जो संकोच है, हमारे मन में जो कमजोरियां हैं, हमारे मन में कई बार आलस्य आ जाता है, कमजोरियां आ जाती है, डर आ जाता है, कई बार हम शंका करने लगते हैं खुद के ऊपर भी कि हम कर पाएंगे कि नहीं। ये जो सारे असमंजस हैं इन सबको हटाइए। सूर्य का प्रखर प्रकाश हमारी बुराइयों को, पापों को, हमारी कमजोरियों को खत्म करे, हमको सूर्य के समान ओजस्वी बनाए, तेजस्वी बनाए। सूर्य की किरणें जितनी चमकदार है वैसा हमारा व्यक्तित्व हो, वैसी पर्सनालिटी हो, उस तरह से हम निखरें और जो बाधाएं हैं उनको जला के भस्म करें। सूर्य तो इतना तेज है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र सविता मंत्र है, सूर्य मंत्र। ये मैंने बात इसलिए जोड़ी क्योंकि सचिंतन की शुरुआत यहीं से होती है। सचिंतन यदि आप खुद नहीं ला पा रहे हैं तो गायत्री का सहारा लीजिए। गायत्री सहारा का लेने का मतलब, कई लोग सोचते हैं कि हम आस्तिक हो जाएंगे, नास्तिक हैं तो नहीं, आस्तिक नास्तिक का मसला नहीं है। कई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, उसके बावजूद गायत्री मंत्र बोलते हैं। आर्य समाज के लोग गायत्री मंत्र लिखा रहता है, आर्य समाज के मंदिर में जाइए, नाम लिखा रहता है मंदिर, लेकिन वहाँ केवल यज्ञ कुंड होता है और पीछे गायत्री मंत्र लिखा रहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, बस वही लिखा रहता है। और आगे यज्ञ कुंड होता है, तो वो केवल यज्ञ में विश्वास करते हैं, वैदिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र इसलिए उन्होंने लिया आर्य समाज ने क्योंकि वो मूर्ति पूजा को तो नहीं मानते, इसका मतलब एक तरह की नास्तिक विचारधारा है, लेकिन ईश्वरीय उस तत्व में विश्वास रखते हैं। वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। गुरुजी भी पहले आर्य समाजी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय जनमानस अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं कि दयानंद के विचारों को उस तरह से फॉलो कर ले। पूरे गांव में यदि 1000 लोग हैं तो 5 या 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो दयानंद सरस्वती को समझ पाएंगे। तो पॉपुलर नहीं हो सकते आप, लोगों में ज़्यादा लोगों तक फैला नहीं सकते, ज्ञान को नहीं फैला पाएंगे। जबकि गायत्री का लाभ तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए, जो थोड़े से नासमझ हैं, जो अभी भी अंधविश्वास में हैं, थोड़ा थोड़ा रूढ़िवादी हैं, अभी भी वो मूल मान्यताओं को नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? धर्म से कैसे जोड़ेंगे? ऐसे लोगों के विचार कैसे ठीक करेंगे? ऐसे लोगों को सुधार का रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो उन लोगों के लिए जो सरल मन के लोग थे, जो सीधे लोग थे, जो तर्क में विश्वास नहीं करते थे, ज्ञान में विश्वास नहीं करते थे, प्रमाण मांगते थे या प्रमाण देने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोग आस्थावान कहलाते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं आस्था है, लोगों की धर्म में आस्था है। वो अध्यात्म को नहीं समझ सकते, लेकिन धर्म के ढांचे को समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बनाया गया। ऐसे लोगों को विश्वास आए, ऐसे लोग जागरूक हों, इससे जुड़ें, फिर धीरे धीरे जब वो आएंगे, जुड़ेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ की व्याख्या को सुनेंगे, हमारी किताबों को पढ़ेंगे, तो जब वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे तो उनका अंतर्ज्ञान, एक तरह से भगवान बुद्ध को भी ज्ञान जो है काफ़ी लेट हुआ ना। महावीर को तमाम साधनाओं के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो सभी को थोड़ा ज्ञान एकदम से नहीं मिल जाता, सभी लोगों को एकदम एनलाइटनमेंट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जीवन के बिल्कुल उत्तरार्ध में
जब उनका जीवन बिल्कुल, देश भी आज़ाद हो गया, वो हो गया 1955 के आसपास जा कर के वो बौद्ध धर्म धारण कर रहे हैं, मतलब बहुत बाद में बौद्ध धर्म धारण किया। तब उनको लगा कि मुझे हमारे समाज को भगवान बुद्ध से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत कम है। क्योंकि उस समय में हिंदू धर्म में बहुत मूढ़ मान्यताएं, बहुत कुरीतियाँ आ गई थी, बहुत छुआछूत आ गई थी। उनको लगा कि ये तो फिर इसी में ही पिस जाएंगे, तो इस जंजाल से इनको निकाल करके हम भगवान बुद्ध से जोड़ते हैं। वहाँ पर कम समस्याएं हैं, वहाँ पर एकता की बात होती है, वहाँ भेदभाव नहीं है। और हिंदू धर्म का ही वैसे देखा जाए तो परिष्कृत रूप है और पुराना रूप भी है, और वो हिंदू धर्म की बुराइयों के विरोध में ही खड़ा हुआ था, निकला भी वहीं से था। खुद भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल से थे। महावीर जो थे वो क्षत्रिय कुल से थे, उसके बावजूद वो हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हिंदू धर्म तो शब्द नहीं था उस समय में, सनातन धर्म था। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं, ये परिपक्वता जिन लोगों में नहीं आती, तो वो बात वहीं आती है, सच्चिंतन। सच्चिंतन, फिर सद्व्यवहार, उसी से सद्व्यवहार। एक ऐसे आया था, ऐसा ही एक ऐसे आया था कि क्या इसी से अच्छा चरित्र बन सकता है, अच्छे चिंतन से। थॉट प्रोसेस अगर ठीक हो जाए तो गुड कैरेक्टर हो सकता है, और गुड कैरेक्टर आ गया तो फिर आदमी भी शानदार हो जाएगा, अच्छा आदमी हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर अच्छा हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार, या चिंतन, व्यवहार और चरित्र। तो चरित्र ही अच्छा व्यक्ति बना रहा है, चरित्र ही सत्कर्म करा रहा है। इसलिए आप देखोगे, मैं कई बार अपनी क्लास में बताता हूँ कि वर्मा आयोग जब बना था, वो जो केस हुआ था निर्भया वाला दिल्ली में, और उसके बाद जब वर्मा कमीशन बना, और वर्मा कमीशन ने रिपोर्ट बनानी चाहिए सरकार को सबमिट करने के लिए कि अब पोक्सो जो आया था, फिर उससे नया कानून आया बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनको जो शोषण करता है उनके लिए बहुत सख्त कानून, मृत्युदंड तक की सजा होगी। लेकिन उसमें वो फिर आया कि कोई अगर वही 20-30 सेकंड तक लगातार किसी को घूरता है तो फिर वो जेल जा सकता है, और उसकी जमानत भी नहीं होगी, और उसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत, देखा जाए तो उसको कोई गवाह और उसको कुछ, लड़की को कोई भी सबूत देने की ज़रूरत नहीं उस समय में। अगर वो पुलिस स्टेशन चले जाए और अगर वो कहे कि ये मुझे घूर रहा था, इतनी देर तक घूर रहा था, उसके कुछ सेकंड्स दिए थे, मैं भूल गया वो सेकंड्स जो भी थे, इतने सेकंड तक ये घूर रहा था, अगर ये सेकंड्स में है, मिनट भी नहीं है, 20-30 सेकंड है, तो उसको गिरफ्तारी होगी उसकी, और जमानत भी नहीं होगी। यहाँ पे क्यों किया? 2013 के पहले तो कोई 1 घंटे तक भी घूरता रहे तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, पुलिस वाले के पास कोई कानून नहीं था। 2013 के बाद में अगर कोई 20 सेकंड 30 सेकंड भी देखता है तो उसको जेल जाना होगा। ऐसा किया क्यों? तो वर्मा कमीशन ने वो इसलिए जोड़ा था क्योंकि उसका चिंतन खराब हो चुका है। उसका क्या हो चुका है? चिंतन खराब हो चुका है। अब वो स्टॉकिंग कर सकता है, अब वो पीछे पीछे जा सकता है, महिला के, लड़की के, उसके पीछे पीछे जा सकता है, पीछा कर सकता है। यानी उसका व्यवहार जो है वो घटिया हो जाएगा, क्योंकि वो दुष्चिंतन आ चुका है, और दुष्चिंतन का प्रवेश हुआ उसी समय में रोकना बहुत ज़रूरी है। उस समय जेल होनी चाहिए। दुष्कर्म के बाद में तो फिर एक तरह से तो पूरी पीड़ा के साथ पूरी ज़िंदगी जो है वो लड़की को रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ विचार ने जन्म लिया है, तो विचार के लेवल पे यदि आपने रोक लिया उस अपराध को होने से, तो ये विजय है। इसलिए कानून वैसे बनने लगे। इसलिए सोशल मीडिया, अभी जो नए ज़माने के IT एक्ट हैं और ये सब चीज़ें हैं, इनमें इसी लेवल पे रोकने की कोशिश होती है कि क्यों ना इसी लेवल पे रोका जाए। ऐसे ही पेपर लीक वाला अभी जो चल रहा है, तो पेपर लीक के लेवल को भी आपको इसी लेवल पे रोकना है। ऐसा नहीं कि किसी ने पेपर लीक कर दिया, अभी तो अब कमेटी बनी है और पूरे देश से सुझाव मांगेगी, है ना, 10-15 दिन में उनको रिपोर्ट देनी है। अब वो कितने लोगों से सुझाव लेती है? वर्मा कमीशन ने तो 1 महीने में सारे मेल करवा लिए, SMS करा लिए, पूरे भारत से सुझाव मांग लिए और फिर उसको लागू भी कर दिया और कानून भी बन गया और लोग जेल भी चले गए। आशाराम उसी में जेल में है। अगर 2013 का वो कानून नहीं होता तो आशाराम जेल में नहीं होते। तो आशाराम को जेल जो हुई वो 2013 के उसी कानून से है। उनका अपराध उसके बाद का है। अगर 2014 में कानून होता तो आशाराम अभी प्रवचन दे रहे होते और उनकी भी कथा चल रही होती और सोशल मीडिया पे आप वही देख रहे होते, है ना। खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में तो वो जेल में ही चले गए। जब फेसबुक और यूट्यूब और वो चरम सीमा पे चला तब तक तो जेल ही हो गई, ठीक है ना। तो ये इसीलिए संभव हो पाया,
ठीक है। तो ये जो कानून है, खैर हर अच्छे कानून का दुरुपयोग भी संभव है, अगर उसका मिसयूज कोई करने लगे तो उसका तो क्या कर सकते हैं। चाकू सब्जी काटने के लिए होता है, लेकिन कोई पेट में ही डाल ले तो उसकी बात अलग है। वो हर चीज़ का दोनों पहलू होता है, लेकिन कानून की उपस्थिति बहुत मायने रखती है। तो हमने ये इसीलिए बताया आपको, ठीक है। तो एथिक्स के पेपर के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, शुरुआत, ठीक है। लेकिन कई लोग हमने देखा है कि अच्छे विचार रखते हैं, बहुत ईमानदार हैं, उसके बावजूद रिश्वत दे बैठते हैं, कर्म ठीक से नहीं करते। रिश्वत को बुरा मानना, बिलीव करना है कि रिश्वत बुरी चीज है, करप्शन बुरी चीज है, ये बिलीव है। और इमोशंस भी हैं, उसको गाली भी देते हैं, रिश्वत को भरपूर गाली देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, एंगर, इमोशंस, कि रिश्वत लेने वालों को तो फांसी पे लटका दो, जो भी रिश्वत ले उसको फांसी पे लटका दो, ऐसे स्टेटमेंट है। लेकिन जब मौका आता है तो खुद ही रिश्वत दे आते हैं। खुद का ट्रांसफर कराना हो, 1 लाख रुपए देने से ट्रांसफर हो रहा है तो वो 1 लाख रुपए दे आते हैं। तो भाई आप तो बुरा मानते हैं रिश्वत को, आप गाली भी देते हैं रिश्वत लेने वाले को, बट एक्शंस में आप बिहेवियरल टेंडेंसी में लाना बहुत मुश्किल काम है। राम को मानना, राम के लिए आंसू बहाना, लेकिन राम के रास्ते पे चलना, पिता ने जो कहा है उस बात को मानना, मुश्किल काम। एक्शन में आना मुश्किल काम है। वो एक्शन में जो आता है उसके लिए करेज चाहिए, साहस, हिम्मत की जरूरत है, बहादुरी की जरूरत है। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने कोटेशन लिखा है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, 4 चीजें पूरे सेट में है, एक साथ आती है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। कई लोग ईमानदार हैं लेकिन मारे जाते हैं, गोली मार देते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, उनका ट्रांसफर हो जाता है। घर पे कोई आकर के उनका हमला कर, फिल्मों में आप देखते हैं, जो ईमानदार ऑफिसर होता है उसके घर पे पत्थर फेंकते हैं, उनके बच्चों को डराते हैं, उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है, बहुत कुछ होता है। तो क्या, इसलिए गुरुजी ने लिखा है कि बहादुर होने के साथ साथ समझदार होना भी बहुत जरूरी है। बहादुरी तो ठीक है, लेकिन समझदार आप हैं कि नहीं? फिर दोनों हैं तो फिर ईमानदार हैं कि नहीं? हमने देखा कि कोई एक व्यक्ति बहुत बहादुर था, बहुत सारे एनकाउंटर किए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के, 70 एनकाउंटर किए, बहादुर तो होंगे, हो सकता है समझदार भी हो, तभी तो 70 लोगों को मार पाए और आज तक जिंदा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति, डॉन के लोगों को मार दिया आपने और डॉन आपको नहीं मार पाया, इसका मतलब आप समझदार भी बहुत हैं और आप एक जिम्मेदार ऑफिसर भी हैं। बहादुर तो ही हैं क्योंकि आपने मार दिया, लेकिन अभी पता चला कि वो जेल में है क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली है, ईमानदार नहीं है। चारों चीजें, चारों पैकेज एक साथ, तब वो एक्शन में आएगा। बिहेवियरल टेंडेंसी, एक्शंस, ये पूरा सेट है। एबीसी मॉडल भी बोलते हैं इसको। ए फॉर एक्शन, बिलीव वाला बी, ठीक है। और करेज कह सकते हो, इमोशंस में क्या कह सकते हैं, करेज या जो भी, और भी कुछ ले सकते हैं। तो एबीसी मॉडल के नाम से कभी पूछे तब भी यही लिखना है आपको, ध्यान रखिए। ये कंप्लीट जब आता है तो फिर वो एथिक्स होता है। अभी हम मॉरल और एथिक्स में अंतर जो है वो कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट संडे को देखेंगे। लेकिन मॉरल जो होता है वो निजी तौर पे होता है, मोरल निजी तौर पे होता है, सार्वभौमिक तौर पे जो होता है वो एथिक्स कहलाता है। आपके अंदर बिलीव है, आपके परिवार के बिलीव्स हैं, आपके परिवार का जो है आपको साथ है, आपके परिवार के विचार आपके पास हैं, लेकिन वो केवल अपने तक है, तब तक वो मोरल है। लेकिन जब वो सार्वजनिक हो जाते हैं, यूनिवर्सल हो जाते हैं, पब्लिक आपके साथ के दूसरे सिविल सर्वेंट भी उसको अपनाने लगते हैं, तो वो एथिक्स बन जाता है।
ठीक है, तो एथिक्स की परिभाषा भी आपको बताएंगे। तो एक एक चीज की परिभाषा हम लोग बताएंगे। उससे पहले हम वापस चलते हैं वैल्यूज पे। वेम बताया था मैंने आपको। वेम में पहला क्या बताया था? वैल्यूज। दूसरे पे बताया था एटीट्यूड, तीसरे पे बताया था मोरल, और चौथे पे बताया था एथिक्स। तो इस वेम मॉडल में आप देखिए कि वेम मॉडल जो होता है ये परमानेंट मॉडल है। कैसा मॉडल है? टेम्परेरी नहीं है, ये क्या है? परमानेंट। इसको कुछ लोग स्टैटिक और डायनेमिक वाले भी में भी बताते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक, एंडेमिक और यूनिवर्सल, इस तरह से कई तरह से इसकी व्याख्याएं होती है। ठीक है, तो वैल्यूज हमारी आती कहां से है? वैल्यूज हम लेते कहां से हैं? कहां से आती हैं वैल्यूज? तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशलाइजेशन, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज लिख लीजिए, डिस्क्राइब कर लीजिए इसको लिख लीजिए अच्छे से। ह्यूमन वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, इन तीनों को मिलकर के बोलते हैं सोशलाइजेशन। हम परिवार से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, हम स्कूल और संस्थाओं से सीखते हैं, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं से सीखते हैं। तीन जगह से सीखने की परंपरा चलती है। तो जैसा सिखाया जाता है वैसा बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग चूंकि बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो मैं चूंकि बायोलॉजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज पढ़ाता हूँ, और उसमें बायोलॉजी में हम लोग जब जेनेटिक्स में जाते हैं तो वहाँ बात आती है कि मनुष्य पे, उसके स्वभाव पे जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है और जेनेटिक इफेक्ट भी होता है। तो आनुवंशिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों होता है। परवरिश कैसे हुई है उसकी, सोशलाइजेशन कैसे हुआ है? समाजीकरण मतलब, सोशलाइजेशन मतलब उसकी परवरिश, वो बड़ा बड़ा कैसे? फॉस्टरिंग, पालन पोषण कैसे हुआ है? किन लोगों ने किया है? किन मूल्यों के साथ किया है? वैल्यूज। वैल्यूज मिली नहीं, उसको जिंदगी में मिली है, तो फिर वो इमोशंस में कैसे नहीं आई? फिर वो बिहेवियरल टेंडेंसी में कैसे नहीं आई? अगर मिली है तो फिर बिहेवियर में आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्यवहार है वो भी प्रोटीन है, हमारे इमोशंस हैं वो भी प्रोटीन है। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो जेनेटिक बेस पे होता है। जेनेटिक कोड, जो लोग साइंस पढ़े हैं उनको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। एक अमीनो एसिड दूसरे में अमीनो एसिड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जुड़ता है, एक और बॉन्ड लग जाता है तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, और बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो वो जो चेन फाइनली बनती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही प्रोटीन है। तो जो हमारा व्यवहार है, यहां तक कि चलने का जो तरीका है वो भी प्रोटीन है। इसलिए माता पिता की तरह लड़कियां कई बार जा रही हैं पीछे से, तो भी उनको कई लोग बोलते हैं ये वो है, बाद में वो उनकी लड़की निकलती हैं जबकि वो उनकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। चलने का तरीका, शक्ल नहीं देखी तब भी पता चल जाता कि ये वो है। कई लड़के जो चलते हैं वो राइट साइड में झुक करके चलते हैं, कंधा झुका के चलते हैं, अपने पिता की तरह चलते हैं। कई लोगों की आवाज हूबहू वैसी होती है, किसी की आवाज अंकल से मिलती, ताऊ से मिलती, क्योंकि वो जीन्स इंटरक्रॉस कर जाते हैं। कई दादाजी से मैच करते हैं, कई की हाइट मैच करती, किसी का कलर मैच करता है, किसी के हेयर मैच करते हैं। जीन्स का खेल है सारा।
इसलिए जो मातृत्व का भाव है, मैटरनल फीलिंग है, वो फीलिंग भी प्रोटीन है। किसी की माँ को अपने बच्चों से प्यार है और बहुत लाड़ प्यार से वो उनको बड़ा करती है और बहुत प्रेम से रखती है, तो उनकी बेटी भी उनको, अपने बच्चों को वैसा ही रखेगी। ये सत्य है, क्योंकि ये जीन्स से तय होता है। अगर उसके जीन्स, बच्चों को कोई पिता पीटते हैं और अगर पीटने वाले जीन्स अगर उधर से आ गए तो ठीक है। मां बहुत सुंदर है और पिता बहुत इंटेलिजेंट है। पिता दिखने में अच्छे नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत तेज है, मैथ्स बहुत तेज है। और मां का दिमाग उतना तेज नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत है। बच्चा उल्टा हो गया, सुंदर है, सुंदरता मान लीजिए पिता वाली आ गई तो सुंदर भी नहीं रहा, और दिमाग माँ वाला आ गया तो दिमाग भी नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कई बच्चे जिनके पिता की गणित बहुत अच्छी है, उनकी गणित भी बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुरंत कर लेते हैं। हैंडराइटिंग भी पिता से आती है कई लोगों को। तो ये सब बिहेवियरल टेंडेंसी जीन्स से भी आता है। इसलिए कई ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स बोल देते थे अंग्रेज, कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, क्योंकि सभी अपराध करते हैं। लोगों का गला काटने में अगर उनको लगता है कि पाँव में पायल है और उसको निकाल नहीं पा रहे हैं तो पैर काट देते हैं महिला का। अभी भी होती है ऐसी चोरियां। वो सोचते हैं देर लग रही है तो पैर ही क्यों ना कर, उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि अब ये बिना पैर के कैसे रहेगी। तो इस प्रकार के जो क्रिमिनल होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। साइंस मानता है इसको। उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं वाई, उसको हम क्रिमिनल सिंड्रोम बोलते हैं। रेपिस्ट, जो सीरियल रेपिस्ट होते हैं, उनके अंदर 2 या 3 एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होते हैं, जो सामान्य मनुष्य में नहीं होते। उनको हम लोग सुपर मेल या फिर क्रिमिनल सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि क्राइम करते हैं वो। इसका मतलब जीन्स, क्रोमोसोम्स ये काम करते हैं। तो सोशलाइजेशन अपनी जगह है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वो सिखाया जाएगा, लेकिन मैं चूंकि थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नेचुरल साइंस पढ़ाता हूं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा पीएचडी है उसमें, तो मैं आपको रिसर्च लेवल पे उस पर बता सकता हूं। तो जो इमोशंस हैं वो प्रोटीन है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है, घर पे आटा ही नहीं है, तो रोटी कैसे बनेगी? चावल है तो फिर चावल बनेंगे। इसलिए अमीनो एसिड ही अगर अरेंजमेंट ही नहीं है, उसका निर्देश ही नहीं है, अरे अमीनो एसिड को किस सीक्वेंस में अरेंज कराएं कि वो प्रोटीन बन जाए, यही चीज डीएनए में होती है, वो सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस डीएनए जो होता है वो फादर और मदर से आता है। और फादर मदर सब ठीक है, दादाजी भी ठीक है और भी ठीक है, परिवार में 10 पीढ़ी तक किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, अचानक से एक बच्चे ने क्राइम कर दिया नेक्स्ट जनरेशन में, 11वीं जनरेशन में। तो ऐसा कैसे हो गया? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अचानक से सडन चेंज आ सकता है कोई भी। माता पिता में से किसी ने कोई ऐसी टेबलेट खाई थी, कोई ऐसा पेस्टिसाइड खा लिया था, ऐसा कुछ था, केमिकल था, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गया। तो ये भी है। लेकिन समाज का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा किसका बड़ा रोल है? इसलिए आपने देखा होगा फिल्मों में कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा बदमाश आदमी के घर में चला गया, बच्चे चेंज हो गए, या ऐसा कुछ, ऐसी मूवीज बनती थी ना। और उसका बच्चा वहां चला गया तो उसने उसको चोरी सिखा दी। ईमानदार आदमी के बच्चे को, जीन्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसको चोर बना दिया, और उसका बच्चा जो था वो पुलिस ऑफिसर बन गया, या वो शानदार ऑफिसर बन गया, और वो ईमानदारी से काम करता है, जबकि वो बदमाश आदमी का बच्चा था। तो फिर जीन्स कहाँ गए? सोशलाइजेशन। ये क्या है? सोशलाइजेशन, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज भी है, ह्यूमन वैल्यूज भी आई हैं, फैमिली वैल्यूज भी आई हैं, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज भी आई हैं, मदर फादर से भी आई हैं। ठीक है। तो वैल्यूज जो हैं, जिस वातावरण में रहते हैं वैसे बच्चे हो जाते हैं।
इसलिए इस्लामिक सभ्यता में जब मांसाहार किया जाता है और या खास करके जब बलि दी जाती है बकरीद पे या इस तरह से, तो उनको हिंसा एक तरह से बच्चों, अभी बहुत सारे मैं छोटे छोटे बच्चों के वायरल वीडियो देख रहा था, मुसलमान खुद ही वायरल कर रहे हैं कि हमारा ये छोटा सा बच्चा जो है बकरे को मरते हुए नहीं देख सकता, वो बकरे से प्यार करता है, उस बकरे को जब मारने के लिए ले जाते हैं तो वो रोता है, वो बोलता है इसको मत ले जाओ, और वो गले लग जाता है और इसको मत काटो, उसको मालूम है इसको मारेंगे, वो इतना क्यूट लग रहा है, इसको हम कैसे मारने दें, तो बच्चा रोता है। अब उसका वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं, उस पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं कि देखो छोटा बच्चा कैसे जिद कर रहा है। लेकिन क्या आपने मारना बंद कर दिया? उस बच्चे से कोई प्रेरणा ली? उसके अंदर निर्दोष एक भाव है, लेकिन वो जब बड़ा होगा तब उसको बार बार बकरी मारते हुए दिखाएंगे, बार बार बकरी मारते हुए दिखाएंगे, जबकि वो सिंबॉलिक था। किसी समय में अगर इस्लाम में ये परंपरा शुरू हुई थी कि बहुत ही जो किसी का बच्चा मरने जा रहा था और बीच में बकरा आ गया, तो यानी उसने कुर्बानी दी थी अपनी किसी की बच्चे की जान बचाने के लिए, तो ये तो एहसान हो गया एक तरह का उस बकरे का। तो अब हर साल प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तरीके से उसको मार करके उसके एहसान, मतलब उसने गलती कर दी, वो नहीं आता तो अब सब मारे जाएंगे और बार बार मारे जाएंगे और हर साल मारे जाएंगे, एक दिन आएगा उस दिन सब मरेंगे, तो बहुत ही खतरनाक हो गया। मतलब ये कैसा काम हो गया? ऐसे तो फिर परोपकार कभी ना करे कोई। हाँ, अल्ट्रुइज्म की भावना जो मूल भावना है उसी के खिलाफ है वो। तो ठीक है कि वो एक घटना है और एक आप कहानी सुनाते हो कि ऐसी कहानी थी और चूंकि ऐसा हुआ था, तो अगर हम सुख संपत्ति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अगर हम सुख समृद्धि चाहते हैं, हमारे बच्चे फले फूले बढ़ें, आगे बढ़ें, जिंदा रहें, इनको बीमारियां ना हो, ऐसा चाहते हैं तो हमें ये करना होगा। हिंदू लोग भी करते हैं, कई लोग बच्चों के मुंडन वगैरह पे और अंतिम इस तरह से उसका वो कर देते हैं कि इससे हमारे बच्चे को जो है कोई नज़र नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो ये मान्यता ये कोई मुसलमान ही करते हो ऐसा नहीं है, मूर्खता का ठेका किसी एक ने नहीं ले रखा है। मूर्ख सर्वत्र हैं, सभी धर्मों में है, सभी परंपराओं में है। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। हमारे गुरुजी ने एक कोटेशन लिखा है, ट्रेडिशंस कुछ भी रही हो, परंपराएं कुछ भी रहती हो, आपका विवेक क्या कह रहा है? गायत्री उसी को कहा गया, विवेक सद्बुद्धि की देवी, नीर क्षीर विवेक, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली रैशनैलिटी लेके आओ, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी, रैशनल माइंड बनना ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला वो बनिए, वो उसके साथ देखिए, उस विचार के साथ देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है, तर्क संगत है कि नहीं। रैशनैलिटी मतलब तर्क संगत, वो तर्क संगत है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं, वो किसी आर्ग्यूमेंट, किसी के आर्ग्यूमेंट के साथ में। अब जैसे मैं ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, तो मेरे आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए क्या तरीका है? आप कैसे सिद्ध करेंगे उसको, मेरे आर्ग्यूमेंट को? मैं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने एहसान किया है, एहसान किया है तो उसका फिर बदला उनके संतानों से लोगे क्या आप? तो ये रैशनैलिटी, ये विकसित करना है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समराइज हुआ। मैंने बहुत जनरल करने की कोशिश की और इसीलिए की कि आप इस टॉपिक को समझें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, मार्केट से बुक लेके आइए एथिक्स की, सुब्बा राव ले लीजिए, हमारा नोट्स ले लीजिए, मार्केट में और भी एथिक्स का कोई किताब है तो लीजिए, पहला टॉपिक पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब इसको रखा है सिलेबस में तो बहुत सोच समझ के रखा है, एक सिविल सर्वेंट में ये सब होना चाहिए, ठीक है, और ये विकसित होना चाहिए। और चूंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं 97-98 से जब से मैंने सिविल सर्विसेज का बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना शुरू किया, मतलब बाकायदा कोचिंग क्लास खोल करके पढ़ाना शुरू किया, तब से मैं लगातार इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस और पेपर 2014 में बना है, ये पेपर पहली बार 2014 में आया है, बाकायदा 250 नंबर का। ये बात मैं 98 में बोलता था कि ऐसा एक पेपर होना चाहिए और उसके मार्क्स जुड़ना चाहिए। तब बच्चे बोलते पता नहीं क्या बोलते रहते, लेकिन सबको सुनाया हमने, सबको सुनाया, यानी 16 साल फालतू में सुनाया, जबकि उनको नंबर नहीं मिले उसके। निबंध में वो बच्चे लिखते होंगे या किसी उत्तर में अच्छे से उत्तर दे पाते होंगे वो, लेकिन हमने 16 साल तक बिना सिलेबस के, बिना पेपर के भी हमने यही सब सुनाया है, अपने बच्चों को तैयार किया है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक शुरू हुआ है तो इसको अच्छे से परिचयात्मक तौर पे
इसको नहीं, जो लोग आप लोग लेट आए हैं वो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, या फिर पुराने लेक्चर भी देखिएगा इसके ऊपर एथिक्स के, उसमें भी हमने इंट्रोडक्टरी में बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई हुई हैं, इससे डिफरेंट होगा। चलिए आज इतना ही। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की